आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी पर नजर डालेंगे जो फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से सामने आई है। दो होनहार छात्रों का अचानक लापता होना और फिर उनकी हत्या। चलिए इस पूरी दुखद घटना की समय रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये उन सपनों की कहानी है जो हमेशा के लिए अधूरे रह गए। बांग्लादेश से दो होनहार छात्र डॉक्टरेट करने आए थे और उनके लिए कैंपस के पास का एक बिल्कुल आम सा दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। तो एक नजर डालते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। देखिए, 16 अप्रैल को उन्हें आखिरी बार देखा गया। अगले ही दिन 17 तारीख को उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर शुक्रवार तक एक शव मिलता है और एक गिरफ्तारी भी हो जाती है। मतलब कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। वाकई में ये पूरा मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जमील लिमोन और नाहिदा ब्रिस्टी कौन थे। वो दो लोग जिनका एक बेहद होनहार भविष्य था, जिस पर अचानक ही एक दुखद अंत लग गया। तो जमीर लिमोन और नाहिदा ब्रिस्टी दोनों की उम्र 27 साल थी। दोनों ही बांग्लादेश से थे और दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कितने ब्राइट युवा थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी दूर आए थे। अब सवाल ये उठता है कि एक आम सी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट आखिरकार एक हत्या की जांच में कैसे तब्दील हो गई। चलिए उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 16 अप्रैल से। उस दिन जमील को सुबह करीब 9 बजे उनके घर पर देखा गया था और नाहिदा को उसके 1 घंटे बाद कैंपस के पास। और बस यही वो आखिरी बार था जब किसी ने उन्हें जिंदा देखा। फिर आया अगला दिन 17 अप्रैल, जब परिवार के एक दोस्त ने दोनों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने फौरन कैंपस पुलिस को खबर कर दी और यहीं से इस मामले की ऑफिशियल जांच शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि दो लापता छात्रों की एक आम सी तलाश आखिर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल गई। ऐसा क्या हुआ कि कहानी ने इतना भयानक मोड़ ले लिया? इसका जवाब शुक्रवार को मिला, और वो भी एक बहुत ही भयानक तरीके से। जांचकर्ताओं को टैंपा के हावर्ड फ्रैंकलिन ब्रिज पर जमील लिमोन का शव मिला। बस इसी एक खोज ने सारे डरों को सच साबित कर दिया और जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जमील के शव के मिलने के बाद जाहिर है पुलिस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उनका ध्यान एक ऐसे शख्स पर गया जिसका जमील के साथ एक सीधा कनेक्शन था। और ये शख्स था हिशाम अबू गरबिया, 26 साल का। वो यूएसएफ का ही एक पूर्व छात्र था और कुछ वक्त पहले जमील लिमोन का फ्लैटमेट भी रह चुका था। यही कनेक्शन उसे सीधे सीधे पुलिस के रडार पर ले आया। और जब पुलिस ने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो कुछ परेशान करने वाली बातें सामने आईं। वो 2021 से 2023 तक यूएसएफ में ही था। 2023 में उस पर मारपीट के 2 केस हुए थे। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में वो आरोप हटा दिए गए। और तो और उसके अपने ही भाई ने उस पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाकर कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। अब बात करते हैं उस दिन की नाटकीय घटनाओं की। जिस दिन जमील का शव मिला, उसी दिन संदिग्ध को हिरासत में कैसे लिया गया। तो देखिए, हुआ ये कि पुलिस और अबू गरबिया के बीच मामला धीरे धीरे गर्माता गया। शुरू में तो उसने 2 इंटरव्यू दिए और सहयोग भी किया, लेकिन जब दूसरी बार पूछताछ शुरू हुई तो उसने बात करना बंद कर दिया। शुक्रवार तक पुलिस के पास उसे इस केस और लिमोन के शव से जोड़ने के लिए काफी कुछ था, और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि स्वॉट टीम बुलानी पड़ी और आखिरकार उसने स्वॉट टीम के सामने ही सरेंडर किया। गिरफ्तारी के बाद अबू गरबी पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन हैं। इसमें शामिल है फर्स्ट डिग्री प्रीमेडिटेटेड मर्डर, मतलब सोची समझी साजिश के तहत हत्या, वो भी 2 लोगों की। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़, झूठी कैद और बैटरी जैसे कई और गंभीर चार्जेस भी हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू पर आते हैं। वो हैं अनसुलझे सवाल और वो अंतहीन दर्द जिससे पीड़ितों के परिवार गुजर रहे हैं। जमील लिमोन के भाई के शब्दों से उनके परिवार के दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ये हमारे लिए तबाही जैसा है। हम सब सुन्न पड़ गए हैं। हम बस सच जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। एक तरफ जमील का परिवार है जो एक भयानक सच का सामना कर रहा है और शोक मना रहा है, तो दूसरी तरफ नाहिदा का परिवार है जो अब भी बस इंतजार कर रहा है। नाहिदा ब्रिस्टी अभी तक नहीं मिली हैं।
ये अनिश्चितता इस दर्द को कई गुना और बढ़ा देती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब ऐसी कोई बेतुकी और दर्दनाक घटना होती है तो कोई कम्युनिटी, कोई समाज इससे उभरने की शुरुआत कैसे करे, खासकर तब जब इतने सारे सवाल अब भी बाकी हों जिनका कोई जवाब नहीं है। शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब मिलना सबसे मुश्किल होता है।